पिछले कुछ समय से आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है और आप ये पूछ रहे हैं और अपने आसपास ये बात कर रहे हैं कि यार 2024 में मोदी जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, क्या मोदी 2024 में जीतेगा या हारेगा। आप भी सोच रहे होंगे अरे यार जो सबके सब लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ा करते थे अब उन्होंने नया अलायंस बना लिया है, इसका नाम I.N.D.I.A अलायंस दे रहे, इंडिया अलायंस दे रहे। भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया? क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे, ये आपके दिमाग में सवाल है। आज की तारीख के अंदर बात करें तो ज्यादा इस बात के चांस है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जनता तीसरी टर्म दे पाएगी और ये मोदी की गारंटी है। तो मैं आपको 10 ऐसे कॉन्सेप्ट्स दूंगा जो मैंने कोई किताब में पढ़कर नहीं, जमीन में जो जनता का मूड जो मिल रहा है उसके आधार पर मैंने सेग्रीगेट किए हैं कि इस वक्त यहां पे क्लैरिटी है, इस वक्त यहां पे कंफ्यूजन है। पेपर पे तो टाइगर्स हैं, जैसे महुआ मोहित्रा ने अपने वीडियो में बोला कि हम सबका वोट शेयर जो है वो बहुत ज्यादा है। यार देयर आर चांसेस कि कुछ सिलेक्टेड सीट्स पे बीजेपी को एडवांटेज हो सकता है। बदलाव दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, एक ऐसी तलवार है जो खुद इनको भी लग सकती है। What happened to the India Shining campaign of NDA in 2004? Is that the campaign which will happen to UPA, rebranded UPA in 2024? नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ इस वक्त देख रहे हैं इलेक्शंस की बात। और दोस्तों इस एपिसोड में मैं और आप बात करेंगे 2024 चुनाव की। दोस्तों 2024 चुनाव की बात करने के पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं, अक्रॉस हर वीडियो को ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बना रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं इसी तरीके से बाकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप वही प्यार देंगे, वही लाइक करेंगे, वही शेयर करेंगे, वही सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है और आप ये पूछ रहे हैं और अपने आसपास ये बात कर रहे हैं कि यार 2024 में मोदी जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, क्या मोदी 2024 में जीतेगा या हारेगा। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको इसका जवाब दे दूं। और दोस्तों इस जवाब मैं कोई जर्मनी में बैठ के, आप बाहर स्वीडन में बैठ के आपको नहीं देख रहा हूं या फ्रांस में बैठ के नहीं दे रहा हूं, मैं आपको इस जमीन पे धरातल पे दे रहा हूं। 2019 में भी मैंने आपको दिया था 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज ट्रैवल करके। दोस्तों नंबर नहीं बताऊंगा मैं आपको, वापस से जब मैं ट्रैवल करना शुरू करूंगा उसके बाद मैं आपको नंबर बताऊंगा, पर मैं आपको आज की तारीख में एज ऑफ जुलाई 2023 जनता का मूड क्या है ये बताऊंगा। और ये बताना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे अरे यार जो सबके सब लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ा करते थे अब उन्होंने नया अलायंस बना लिया है, इसका नाम I.N.D.I.A अलायंस दे रहे, इंडिया अलायंस दे रहे। और एक तरफ एनडीए के घटक दल 35 से ज्यादा हो चुके हैं, तो इन दोनों में मजबूत ज्यादा कौन है, क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे कि नहीं, ये आपके दिमाग में सवाल है। ये आपके दिमाग में सवाल है पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंप्लीटली क्लियर है। उन्होंने अभी एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने कह दिया है कि वो तीसरे टर्म में हिंदुस्तान को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में बनाने वाले हैं। इस वक्त हिंदुस्तान 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2014 में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। तो क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरा टर्म रिपीट कर पाएंगे और उनकी जो विजन है कि हिंदुस्तान को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना, अर्थव्यवस्था बनाना, क्या इसमें वो सक्षम हो पाएंगे, क्या जनता उसको ये मौका देगी, क्या आप उनको ये मौका देंगे। दोस्तों इस वक्त जनता का मूड ये है कि जनता इस वक्त अगर बात करें एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एनडीए अलायंस और दूसरी तरफ ये I.N.D.I.A अलायंस, इन दोनों में जनता का मूड एटलीस्ट जो इस वक्त मैं टटोल पा रहा हूं वो ये है कि जनता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एनडीए अलायंस को एज में होती हुई दिख रही है। मतलब अगर आज की तारीख के अंदर बात करें तो ज्यादा इस बात के चांस है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जनता तीसरी टर्म दे पाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और अब आप बोल रहे होंगे यार प्रदीप
तुमने ऐसे ही बोल रहे हो, इसके पीछे तथ्य क्या है, इसके पीछे फैक्ट्स क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो मैं आपको 10 ऐसे कॉन्सेप्ट्स दूंगा जो मैंने कोई किताब में पढ़कर नहीं, जमीन में जो जनता का मूड जो मिल रहा है उसके आधार पर मैंने सेग्रीगेट किए हैं। मेरा रीजन नंबर 1 यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2024 में रिपीट करने के चांस इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि अगर आप ग्राउंड पे किसी से भी बात कर ले, बलिया में बात कर ले, गोपालगंज में बात कर ले, या दिल्ली में बात कर ले, या जाके बंगाल के अलग अलग एरियाज में भी बात कर ले, तो आपको यह मिलेगा कि भाई 2024 में अगर सबसे पॉपुलर लीडर कोई इस वक्त है, जन की बात का सर्वे या किसी भी दूसरे ग्लोबल सर्वे को आप उठा लीजिए, तो यह आपको पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने बाकी सभी विरोधियों से कोसों आगे है। He is way ahead than his competitors, which means that why is it important? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि 2014 के बाद से अगर आप किसी भी इलेक्शन को एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इलेक्शंस आर बिकमिंग क्वाजी प्रेसिडेंशियल, मतलब कि लीडर कौन है वो बहुत मैटर करता है। तो एक तरफ ये जो डॉट वाला अलायंस है जिसको ये इंडिया नाम दिया जा रहा है, ये इंडिया अलायंस के अंदर मेनी प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट्स हैं बट दे हैव नॉट बीन एबल टू प्रोजेक्ट अ लीडर। बट एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, विच ब्रिंग्स मी टू माय रीजन नंबर 2 कि एक तरफ क्लैरिटी है और दूसरी तरफ कंफ्यूजन है। और जनता ने, अगर आप किसी भी इलेक्शंस को उठा के देख लीजिए 2014 के बाद से, क्लैरिटी को वोट किया ओवर कंफ्यूजन, विच मींस अगर लेट्स लुक एट द इलेक्शंस। 2014 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मौका दिया, 2019 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मौका दिया, 2022 चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को मौका दिया। इनफैक्ट बंगाल में जब बीजेपी ममता बनर्जी के सामने किसी उम्मीदवार को नहीं प्रोजेक्ट कर पाई तो पॉपुलर पल्स के रिस्पेक्ट में, डिस्पाइट ऑफ द पॉपुलर पल्स, डिस्पाइट ऑफ ममता बनर्जी लूजिंग द सीट ऑफ नंदीग्राम एज प्रेडिक्टेड बाय द जन की बात पोल, ममता बनर्जी वन बंगाल विद 2/3 मेजॉरिटी, बिकॉज यहां पे बीजेपी की तरफ बंगाल में कंफ्यूजन था, ममता बनर्जी की तरफ क्लैरिटी थी। बीजेपी की तरफ 2014 में क्लैरिटी थी, 2019 में क्लैरिटी थी, 2022 यूपी में क्लैरिटी थी, विच मीन्स कि इस वक्त यहां पे क्लैरिटी है, इस वक्त यहां पे कंफ्यूजन है। एंड देन व्हाई इज देयर अ कंफ्यूजन इज बिकॉज ऑफ रीजन नंबर 3, एंड दैट रीजन इज कि इधर यहां पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी घटक दल हैं ये सब पास्ट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए आए हैं। एनडीए के अंदर एक ही प्राइम मिनिस्टीरियल पद का क्लेमेंट है, विच इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वेरएज यहां पे जितने भी दल हैं वो एक तो क्लेमेंट भी है पर साथ में वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते भी आए, विच इज द रीजन कि एक तरफ क्रेडिबिलिटी है और दूसरी तरफ क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि जनता पूछ रही है, नीतीश जी और लालू जी तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, आज गले में गले, हाथ में हाथ डालकर घूम रहे हैं। अरे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ती थी। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी की ग्रोथ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के एक्सपेंस पे हुई है और आज दोनों साथ में आ चुके हैं एक अलायंस में। टीएमसी और लेफ्ट जो है वो बंगाल में एक दूसरे के घोर प्रतिद्वंदी हैं, दे आर द एक्सट्रीम कॉम्पिटिटर्स, और ये दोनों साथ में एक टेबल पे बैठे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट केरला में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं और दोनों साथ में बैठे हैं। तो जनता ये बोल रही कि भैया ये सबके सब साथ में आ रहे हैं, मतलब ये सबके साथ एक बात को तो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इनमें से अकेले कोई भी मोदी को नहीं हरा सकता। सो दे आर एक्सेप्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मोदी एंड दे आर एक्सेप्टिंग दैट इंडिविजुअली ये लोग वीक हैं और इसीलिए इनको साथ में आना पड़ेगा। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, पर इनके साथ में आने के कारण इनको ज्यादा फायदा नहीं होता हुआ दिख रहा है जनता के हिसाब से, बिकॉज ऑफ रीजन नंबर 4, क्योंकि इनके जितने भी वोटर्स हैं वो साथ में सिमिलर वोट है। कहने का ये मतलब है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करी जाए तो दोनों सेम वोट के लिए लड़ रहे हैं। अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस की बात करी जाए तो कांग्रेस अखिलेश यादव के साथ जुड़ जाए, उससे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ज्यादा फायदा अखिलेश यादव को नहीं होने वाला है। या ममता बनर्जी अखिलेश के साथ जुड़ जाए तो ममता का फायदा कुछ उत्तर प्रदेश में अखिलेश को नहीं होने वाला है।
ऐसे ही अखिलेश अगर लेफ्ट के साथ जुड़ जाए तो लेफ्ट को कोई केरला के अंदर फायदा नहीं होने वाला है। तो मतलब ये पेपर पे तो टाइगर्स हैं, जैसे महुआ मोहित्रा ने अपने वीडियो में बोला कि हम सबका वोट शेयर जो है वो बहुत ज्यादा है। Mr. Prime Minister, may I remind you that the opposition has more combined vote share than the BJP. The number of people in India who have voted for the opposition parties combined is almost double than those that have voted for the BJP. अरे भैया, पर ये वोट शेयर ऐड तो नहीं होता। अरे अगर ममता बनर्जी के टीएमसी के लोग जाके उत्तर प्रदेश में कैंपेन करेंगे तो ऐसा थोड़ी कि उत्तर प्रदेश का जो वोटर अखिलेश यादव को वोट नहीं कर रहा था वो जाके अखिलेश यादव को वोट कर देगा। चुनाव ऐसे नहीं होता है। बात तो सही है। इनका वोट कॉम्पिटिटिव वोट नहीं है, इनका वोट सिमिलर वोट है। और इसीलिए इनको दिक्कत यह है कि इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के बजाय ऐसा ना हो इनकी रिलेटिव वीकनेस ऐड हो जाए। क्यों? क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पिछले 10 साल से पंजाब के अंदर लोकसभा के टिकट के लिए मेहनत ग्राउंड पे अगर कर रहा था, वो सोचेगा कि अगर वो सीट कांग्रेस पार्टी को वहां पे दे दी जाए तो भाई मेरा तो राजनीतिक करियर उस लोकसभा की सीट पे तो खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे ही अगर टीएमसी का व्यक्ति ये सोचे कि भाई मुझे कोई सीट लेफ्ट को देनी पड़ेगी बंगाल के अंदर, तो उसका तो पॉलिटिकल करियर जो है उस कैंडिडेट का तो खतरे में पड़ जाएगा। हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एट द एंड ऑफ द डे। पर बीजेपी के केस में ऐसे चांसेस कम है, क्योंकि बीजेपी के अलायंस फैक्टर्स जो हैं, जो अलायंस पार्टनर्स हैं, वो कोई 30 सीट 40 रिलेटिवली स्ट्रांग नहीं है, वो बीजेपी से रिलेटिवली बहुत वीक है। तो वो बार्गेन टेबल पे ज्यादा बार्गेन नहीं कर सकते। उनमें से कई की तो 0 लोकसभा सीट है, उनमें से कई की तो एक बार लोकसभा सीट ही नहीं है, तो उनमें से कई की तो सिर्फ 1 लोकसभा सीट। आप पूछ रहे फिर इनको अलायंस में क्यों किया? इनको अलायंस में इसलिए किया क्योंकि कुछ सिलेक्टेड सीट्स पे ये आते जिस कास्ट से, उसका वोट अगर ये ऐड कर दे तो बीजेपी को फायदा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओम प्रकाश राजभर जो कल तक बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, वो अब बीजेपी के साथ में आ गए। अब इसका फायदा क्या हो सकता है? इसमें ऐसा हो सकता है कि गाजीपुर की सीट जो पिछली बार बीजेपी हारी थी, जहां पे राजभर वोट काफी स्ट्रांग है, वो ओम प्रकाश राजभर के आने से बीजेपी की तरफ कंसोलिडेट कर सकते हैं और बीजेपी वो सीट जीत सकती है। सो हियर देयर आर चांसेस कि कुछ सिलेक्टेड सीट्स पे बीजेपी को एडवांटेज हो सकता है। बट यहां सिमिलर वोट के लिए लड़ाई हो रही है, यहां एक एडिशनल वोट कई सीट्स पे आ सकता है। That is the difference between the two. So even though ये लोग सेम टेबल पे बैठ रहे हैं, इनके कार्यकर्ता सेम टेबल पे नहीं बैठ रहे। और इसका जो एक्सपेरिमेंट पहले हुआ था, which was SP and BSP coming together, वो SP BSP के आने के बावजूद बीजेपी 60 सीट से प्लस इसीलिए लेके आई कि ये सिर्फ एक लीडर्स का मिलन था, कार्यकर्ताओं का मिलन नहीं हो पाया था। और यही थ्रेट है इस अलायंस के साथ में कि ये सिर्फ लीडर्स का मिलन होते हुए दिख रहा है। ये जब ग्राउंड पे अपने कार्यकर्ताओं को कन्विंस करेंगे सीट शेयरिंग के बाद में, बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। इसीलिए एनडीए के पास में यहां पे एज है। 5वीं बड़ी बात यह है कि ये लोग को अगर सत्ता में आना है तो इनको लोअर इनकम स्ट्रेटा के जो लोग हैं इस देश के अंदर, जो सरकार पे ज्यादा निर्भर होते हैं, उनका ज्यादा वोट लाना पड़ेगा। पर अब गरीब आदमी ग्राउंड पे सोच रहा है, अरे कि भैया मुझको तो कच्चे घर से पक्का घर मिल गया। अभी मैं बात कर रहा था अपने ऑफिस में, एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश से आया था, बोल रहा था भैया हमको पहले कच्चा घर मिलता था, अब हमारा घर पक्का हो गया पीएम आवास में। अब डेटाबेस से कोरॉबरेट करता है कि भाई 3 करोड़ से ज्यादा पीएम आवास बने। वो बोला भैया जब हमारा बाजू के अंदर टॉयलेट नहीं था तो वहां पे टॉयलेट बन गया, शौचालय बन गया। वो बोलता है कि भैया हम जब पहले मेन जगह पे आते थे, हमारा गांव हाईवे से डिस्कनेक्टेड था, वो हाईवे जो था पहले 4 लेन था, 6 लेन हाईवे हो गया। वो बोलते थे भैया जब हाईवे से हमारे गांव के अंदर जो जिनके पास पैसा ज्यादा होता था, जब वो जाते थे बाजू में तो एयरपोर्ट इतने नहीं थे, अब एयरपोर्ट बाजू में आ चुका है, काफी करीब आ चुका है। और कहते भैया हम जब स्टेशन से जाते थे, अब हमको स्टेशन के ऊपर एक वंदे भारत ट्रेन दिखती है जिसके तहत हम सफर भी कर सकते हैं। पहले तो जमाना हुआ करता था हम सिर्फ गरीब रथ से ही सफर करते थे। तो उसके आसपास उसको बदलाव दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, और इनफैक्ट उसकी जिंदगी के अंदर भी उसको चेंज हो रहा है। जब उसकी मेडिकल इमरजेंसी होती है, उसके पास एक आयुष्मान का कार्ड है, वो कहता है, विच मीन्स दैट ही इज फीलिंग द चेंज ऑन द ग्राउंड एंड ही इज सीइंग द चेंज अराउंड हिम, एंड दैट इज व्हाट द डेटा ऑल्सो corroborates कि भाई 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का पीएम आवास बना है, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का शौचालय बना है, उसके साथ में 8 करोड़ लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर किस्त मिली है। तो मतलब लोअर इनकम स्ट्रेटा के लोग जो हैं उनको डिलीवरी सरकार की पहुंची है, एंड एक रिश्ता उनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बना है, जो जर्मनी में बैठकर
एनालिसिस करने वाले लोग नहीं समझ सकते, या कोई दिल्ली के सिर्फ स्टूडियो में बैठकर एनालिसिस करने वाले लोग नहीं समझ सकते। और इसका यहां पर तोड़ इनके लिए कम है। इनने पहले सोचा था इंडिया अलायंस के लोगों का कि हम फ्री का वादा कर देंगे, तो उस फ्री के वादे के साथ ये जितना भी क्लास है वो हमारी तरफ चले जाएगा। पर फैक्ट ये है कि अब डीके शिव कुमार को खुद अपने एमएलए को यह कहना पड़ रहा है कि भैया पहले साल में तुम मुझसे पैसा ज्यादा डेवलपमेंट का मत मांगो, क्योंकि 40,000 करोड़ जो है मुझे फ्री की गारंटी के लिए देना पड़ेगा जो हम लोग ने वादा किया था। तो ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, मतलब एक ऐसी तलवार है जो खुद इनको भी लग सकती है, क्योंकि जब इन्होंने ये नहीं दिया तो आदमी बोलेगा भैया मेरी मूलभूत सुविधाओं का क्या है। सो इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड फॉर देम, क्योंकि इनका जो विकास है, दैट विकास का मॉडल ये खुद अपने एमएलए को नहीं विश्वास दिला पा रहे हैं कि इसको ये कंटिन्यू करने वाले हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एंड दिस इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट द रीजन नंबर 6 where they have no answer, and that reason number 6 is कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के ग्लोबल प्राइड को ऊपर लेके गए हैं, दूसरी तरफ यहां पे इनका कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिस चीज को ये मैच कर सकते हैं। अब ये यूथ वोटर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि युवा वोटर्स जो है वो एस्पिरेशनल वोटर होता है। तो उसके लिए अरे यार पहले जब मैं हिंदुस्तान में जाता था ना, मैं जब पहले अमेरिका में जाता था, आई यूज्ड टू से दैट ओके आई एम फ्रॉम इंडिया, तो लोग इतना सीरियसली नहीं देखते थे। अब जो है लोग काफी ज्यादा सीरियसली देखते हैं और विद प्राइड देखते हैं। अब देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो आई टू आई बात कर रहे हैं। ये यंग वोटर्स से आप जब बात करेंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वेराज यहां पे कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो सेम ग्लोबल क्लाउड को मैनेज कर सकता है जियोपॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर, एंड दिस इज वेयर दे हैव अ डिसाइसिव एज। बट अलोंग विद दैट द रीजन नंबर 7 इज जो 2019 के इलेक्शन में भी बहुत डिसाइसिव हुआ था और 2024 के इलेक्शन में भी डिसाइसिव होगा, वो है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक ऐसे लीडर के रूप में जनता देखती है जिसने हिंदुस्तान को ज्यादा सुरक्षित किया है, वहीं दूसरी तरफ इधर जो है क्वेश्चनेबल क्रेडिबिलिटी है। यहां पे सर्जिकल स्ट्राइक पीएम मोदी कर चुके हैं, यहां पे सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगा गया है। यहां पे आर्टिकल 370 हटाने के बाद से 2023 में जीरो इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान से हुए हैं, यहां पे आर्टिकल 370 का हटाने का विरोध किया गया था। यहां पे लश्कर तैयबा और पाकिस्तान के तमाम आतंकी संगठन हिंदुस्तान के किसी भी मेजर सिटी के अंदर आतंकी घटना को अंजाम नहीं दे पाए। यहां पे 26/11 के बाद में डॉजियर खेला गया था और 26/11 को कहा गया था कि ये आरएसएस की साजिश है, और उसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घुस के नहीं मारा था। यहां पे जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करना चाहूं तो जितने भी ये टेरर सिंपैथाइजर सेपरेटिस्ट एलिमेंट है जो पत्थरबाजी करा करते थे, वो सब के सब या तो जेल में जा चुके हैं या उन पे ट्रायल चल रहा है। और पत्थरबाजी की घटनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर 50% से ज्यादा कम हो गई। इनफैक्ट कहीं आप इस वक्त ग्राउंड न्यूज पे नहीं देखते हैं, और यहां पे पत्थरबाजी की घटना आम थी। तो ये सुरक्षा की जो बात आती है, इसमें ये I.N.D.I.A. अलायंस का इंडिया अलायंस जिसको ये कहते हैं, इनके पास कोई तोड़ नहीं है। इसके साथ में जो रीजन नंबर 8 मेरे सामने है, वो रीजन ये है कि यूथ वोटर में इनके पास पीआर कैंपेन के अलावा अपील नहीं है, बट साथ में विमेन वोटर जो है, वो विमेन वोटर के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जो है एक बड़े भाई के रूप में उसको देखती है। एंड व्हाई डू आई से दैट? क्योंकि महिला की मूलभूत सुविधाओं का गवर्नमेंट की स्कीम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर ख्याल रखी गई है। और भले वो शौचालय हो गया, भले वो गैस हो गया, या भले वो सड़क गांव से जाने की हो गई, दिस इज वेयर इट कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट पीएम नरेंद्र मोदी की स्कीम्स के अगर आप बेनिफिशियरीज की लिस्ट देखेंगे तो उसमें 50% से ज्यादा जो है वो महिला बेनिफिशियरीज हैं। तभी 14 में भी उनको वोट किया था, 19 में भी वोट किया था, और 24 के अंदर भी उनको ज्यादा महिला वोट मिलने का चांस है एज ऑफ राइट नाउ। सो 2024 में क्या फ्रीबी पॉलिटिक्स जो विपक्ष वादा कर रहा है, क्या वो इलेक्शन के वक्त पूरी की पूरी महिलाओं को शिफ्ट कर पाएगा? ये डाउट है। डेंट कर पाएगा? ये हो सकता है, बट स्टिल एज ऑफ एज द एज इज हियर, क्योंकि ये रिश्ता 9 साल का है और ये रिश्ता 9 महीने में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। इनफैक्ट ये रिश्ता इतना स्ट्रांग है कि जो एससी वोट पहले मायावती को जाया करता था, जाटव और नॉन जाटव, उसमें भी बीजेपी डेंट कर चुकी। इट्स नो लॉन्गर अ ब्राह्मण बनिया पार्टी जैसे कहते थे। इसमें रीजन नंबर 9
जो सच में विपक्ष की तरफ जा सकता था, बट जिसके लिए पीएम मोदी की एनडीए अलायंस ने अपने आप को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया है, वो साउथ के स्टेट्स के अंदर आईएनडीए अलायंस का, इंडिया अलायंस का एक एज होना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। अब देखते हैं क्या है। तमिलनाडु में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी लेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पूरे के पूरे अलायंस को 0 सीट आई थी। इस बार उन्होंने एआईडीएमके के साथ अलायंस किया, तो एनीथिंग विल बी एन एडिशन। आंध्र प्रदेश में किसी भी पार्टी ने इंडिया अलायंस के अंदर भागीदारी नहीं ली है, विच मींस इट इज ओपन। तेलंगाना के अंदर मेन प्रतिद्वंदी केसीआर, और केसीआर के साथ नंबर 2 के ऊपर नंबर 2 की फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, विच मींस केसीआर इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस एज ऑफ राइट नाउ। उसके साथ में कर्नाटका में जेडीएस, जो बीजेपी अगर कांग्रेस के साथ चले जाती तो बीजेपी को बहुत नुकसान हो सकता था, पर वो जेडीएस ने अभी अपने आप को ओपन रखा है, विच मींस द सिचुएशन ऑफ कर्नाटका इज सिमिलर टू 2014, विच मींस दैट इंडिया अलायंस ये सोच रहा था कि वो स्वीप साउथ को करेगा। एज ऑफ राइट नाउ बीजेपी ने उसके लिए एक रोड ब्लॉक प्लान बना दिया है कि भाई अगर इनकी सीटें भी अगर ज्यादा आ जाएं तो ये स्वीप ना कर पाए। पर कहते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में कि दिल्ली की सड़क का रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरता है, ये आप भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं है। एसपी बीएसपी का अलायंस जो 2019 में बना था, वो तक बीजेपी को 60 से नीचे नहीं कर पाया, और इस वक्त बीएसपी इस अलायंस का पार्ट नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जब पिछली बार लड़ सकती हूं में लड़ी थी, तो उसकी अधिकतर सीटों के अंदर जमानत जब्त हो गई थी, और ऐसी स्थिति में ये अलायंस बहुत वीक है। और ऐसा मतलब अचंभित हो जाइएगा कि बीजेपी 2024 में उत्तर प्रदेश में 2019 से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, विच मींस ये इंडिया अलायंस के पास यूपी कॉनंड्रम का जवाब देने का कोई भी इनके पास सॉल्यूशन नहीं है, तोड़ नहीं है। सो डेरेक ओब्रायन, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका कैंपेन पेपर में, सोशल मीडिया में, लाइंस में, इन सब में एडवर्टाइजिंग रूप से अच्छा हो सकता है, बट कोर पॉलिटिकल क्वेश्चंस का जवाब अभी भी आपके पास नहीं है। Mr. Prime Minister, who the hell do you think you are? And the bigger core political questions answer is the 9th, that is organizational strength. And this organizational strength, BJP की because of RSS is humongous, particularly in the Hindi heartland. और जब तक हिंदी हार्टलैंड में जहां लार्जर सीट्स पे बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से आमने सामने जाती हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है वो 80% सीट पे 2014 में आ रही थी, 90% सीट्स पे 2019 में आ रही थी, वो 2024 के पहले क्या इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को मैच कर पाएगी? डेटा ये कहता है कि बहुत डिफिकल्ट है। तभी 2014 और 19 में बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स 50% वोट शेयर से जीते थे, उनकी संख्या 70% से ज्यादा थे, विच मींस मोर देन 70% बीजेपी एमपीज वन विद मोर देन 50% वोट शेयर, और उसमें अधिकतर जगह पे कांग्रेस पार्टी उसकी मेन प्रतिद्वंद्वी थी। और क्या कांग्रेस पार्टी इस वक्त की स्थिति में मजबूत है? अगर मजबूत होती तो फिर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ने का वादा करते, पर अभी ऐसा कोई वादा नहीं आया है, विच मीन्स कांग्रेस को पता है उत्तर प्रदेश में कमज़ोर है, हिंदी हार्टलैंड में भी इस वक्त वो कमज़ोर दिख रही है। और इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण आता है हिंदी हार्टलैंड में कमज़ोर होने का, वो ये है कि पहले हिंदी हार्टलैंड के अंदर जो पॉलिटिक्स में वोट मिलता था वो हिंदू वोट को डिवाइड करके मिलता था, पर अब हिंदू वोट कंसोलिडेटेड है, और वो हिंदू वोट काउंटर कंसोलिडेट हुआ है अगेंस्ट कोट अनकोट सूडो सेक्युलर पॉलिटिक्स। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, जब भी हिंदू वोटर से आप बात करेंगे, अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट अदर, इट बिलीव्स इन इक्वालिटी, पर सवाल उसका यही होता है कि एक तरफ अगर वो इंडिया अलायंस को मैप करेगा तो देखिएगा इंडिया अलायंस के लोग जो हैं उनके कई उन्हीं पार्टी के लोगों ने, जब राम मंदिर बनने की बात हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो वर्डिक्ट चल रही थी, दे अपोज्ड इट, दे वर अपीयरिंग एज एडवोकेट्स टू अपोज इट। तो पॉइंट नंबर 1 ये जनवरी के अंदर राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, इस पे इंडिया अलायंस क्या कहेगा इस बड़ी सी चीज पे? इंडिया अलायंस इस बात पे क्या कहेगा कि इनके कई नेताओं ने ये अब तक बयान दिए गए विच इज कॉल्ड एज हिंदू तालिबान। इनके नेताओं ने इनफैक्ट कहा गया है कि मंदिर के अंदर लड़कियों को, मंदिर जो स्थान है वहां पे लड़कियों को छेड़ा जाता है। इनके नेता जो है वो गुजरात इलेक्शंस के पहले जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, पर उसके बाद उसको भूल जाते हैं।
इनके नेता हिंदुत्व और हिंदुइज्म के अंदर डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। इनके नेता जब राम सेतु के ऊपर पूछा गया था तो उसके अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। सो ऑल ऑफ दिस हैज दीज पीपल ऑन द बिग बिग बैकफुट। और यहां पे एनडीए की एक बहुत डिसाइसिव एज है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इक्वालिटी के साथ में सनातन धर्म की पूर्ण रूप से इज्जत की, तभी जो नंबर ऑफ टूरिस्ट हिंदुस्तान के अंदर आए हैं, इस वक्त का जो डेटा है वो कहता है अगर देश के टॉप 3 शहरों की बात करेंगे, सो गोवा इज नॉट इन द टॉप 3 शहर जहां पे टूरिस्ट आ रहे हैं। जो टूरिस्ट सबसे ज्यादा आ रहे हैं वो बनारस में आ रहे हैं, मथुरा में आ रहे हैं, अयोध्या में आ रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि जो सनातन धर्म के प्रति जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, भले वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, भले वो राम मंदिर बनने की बात हो गई, या भले वो मंदिरों की स्थिति को इंप्रूव करने की बात हो गई, उसमें लोगों ने इस पे एक थम्स अप दिया है, तभी मोर एंड मोर टूरिस्ट आर ऑल्सो कमिंग देयर, जिसको पहले निग्लेक्ट किया गया था। और ये इनकी कोट अनकोट नॉन प्रो हिंदू छवि होना इनके लिए हिंदी हार्टलैंड में सबसे बड़ी डिसाइसिव मिस्टेक तो नहीं कह सकते, पर इनको सबसे पीछे ले जाती है। एंड दिस इज वेयर द बीजेपी हैज अ वेरी सॉलिड एज and the NDA has a very solid edge. And that brings me to reason number 10. And the reason number 10 is that पोल जो दोनों तरफ है उनमें बहुत फर्क है। Ultimately जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, वो नथिंग बट अ गांधी परिवार पीछे से चलाने वाला अलायंस है। दैट इज वाई सोनिया गांधी जी जब आती है तो सबके सब लोग साइड में खड़े हो जाते हैं और उनको आने देते हैं। मतलब वो मानते हैं कि सोनिया गांधी जो उनकी मेन लीडर है, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेन लीडर है। और यहाँ पे ये गवर्नमेंट, ये जो पार्टी है बीजेपी, वो 272 से ऊपर है, इनफैक्ट खुद 300 प्लस है, बट कांग्रेस यहां पे 50 के आंकड़े को लगभग छू पा रही है। तो दोनों पोल में कोई भी अलायंस इमारत तभी मजबूत बनती है जब उसका ढांचा स्ट्रांग होता है। एक तरफ ढांचा बहुत मजबूत है, एक तरफ ढांचा बहुत ज्यादा वीक है। तो नाम बदलने से क्या पास्ट इस ढांचे का लोग भूल जाएंगे? अल्टीमेटली दिस इंडिया इज नथिंग बट यूपीए सर्व्ड विद अ न्यूअर नेम, विच मीन्स कि ये लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं कि यूपीए की पास्ट लेगेसी ये किसी ये भी नहीं चाहते। ये सब जान रहे हैं कि यूपीए की जो पास्ट लेगेसी है वो एक इंप्रेशन देती है ऑफ अ वीकर इंडिया। यूपीए की पास्ट लेगेसी एक इंप्रेशन देती है ऑफ करप्शन एलिगेशन, करप्शन स्कैम्स, जिसको कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया था। तो ये सब के सब इस छवि से अपने आप को दूर करना चाहते हैं। इट्स सिंपल। जब पेप्सी का नाम पहले पेप्सी नहीं था, उसको 5 साल बाद पेप्सी नाम रखा गया था। फेसबुक जब एलिगेशन सफर कर रही थी, नेगेटिव पब्लिसिटी सफर कर रही थी, तो उसके बाद में उसका नाम मेटा हो गया। बट क्या कोर चेंज हो सकता है इस अलायंस का? इस अलायंस का कोर अभी भी वही है, क्योंकि इसमें गांधी परिवार इस अलायंस की एक मेन धातु है या मेन पिलर है, जिसके प्रति अभी भी पॉजिटिविटी इतनी नहीं है। तभी कांग्रेस पार्टी खुद अपने अध्यक्ष को एक नॉन गांधी अध्यक्ष, जिसको पीछे से गांधी परिवार चला रहा है, वो अध्यक्ष उन्होंने बनाया हुआ, विच इज मल्लिकार्जुन खड़गे। सो हियर इट इज वीकनेस, हियर द पोल हैज स्ट्रेंथ। And these 10 reasons are responsible कि why BJP led Prime Minister नरेंद्र मोदी's NDA जो है वो इस वक्त डिसाइसिव एज पे है इन रन अप टू 2024। अब आपके मन में 2 सवाल होंगे। आप पूछोगे प्रदीप एक चीज बताओ कि अगर इनके खिलाफ एंटी मोदीज्म हो जाए तो क्या होगा? बात सही है आपकी, पर इस वक्त ग्राउंड का सवाल सिंपल यही है कि क्या देश में एंटी मोदीज्म ज्यादा है या प्रो मोदीज्म ज्यादा है? पर इस वक्त का सवाल यह है कि प्रो मोदीज्म ज्यादा है, और उसका सिंपल प्रूफ है। 2014 में बीजेपी का जितना वोट शेयर था उससे ज्यादा बीजेपी का वोट शेयर 2019 में था। बीजेपी को जितने वोटर्स ने 2014 में वोट किया था, 2019 में उससे 3.5, 4, 5 करोड़ ज्यादा वोटर्स ने वोट किया था। वहीं कांग्रेस पार्टी जो रीब्रांडेड यूपी है, उसको 2009, 14 और 19 के अंदर वही 10 से 11 करोड़ के बीच के वोटर्स वोट करते हैं। मतलब जितने भी नए वोटर्स आ रहे हैं, जितने भी नॉन कमिटेड वोटर्स हैं, वो जा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड यूपीए, मोदी लेड बीजेपी एनडीए की तरफ ही है। एंड दिस इज व्हाई आई से दैट दिस अलायंस is only a paper tiger alliance, because on the ground the core political questions in the mind of the people of India they have not been able to solve. और मुख्य बात यह कि इस वक्त अगर आप देश में देखेंगे तो इस वक्त देश के अंदर ऑपोजिशन की 140 सीट्स जो आ रही हैं, वो 140 सीट्स जो इस वक्त हैं, उसमें से 40 से ज्यादा सीटें तो इंडिया अलायंस के लोगों के पास ही नहीं है। वो बीजेडी के पास है, नवीन पटनायक के पास, वो केसीआर के पास में है, वो जगन के पास में है, और ये तीनों के तीनों इस अलायंस का पार्ट और हिस्सा है ही नहीं। तो अल्टीमेटली ये इनकी एक और बड़ी वीकनेस है कि इनके पास जो
कुशन है वो कुशन अपने आप को न्यूट्रल कर रहा है। और ये सब भी अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि भाई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये मोदी को 230 या 240 या 250 पर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हिस्टोरिकली हमने देखा है कि कोई भी स्ट्रांग लीडर एक तरफा या तो जीतता है या वो एक तरफा हारता है। अगर उसके खिलाफ बहुत माहौल होता है तो फिर कोई यहां पे फेस की जरूरत कभी नहीं पड़ती है। पर इस वक्त हर डेटा पॉइंट ये कह रहा है कि 2023-24 2003-4 नहीं है, क्योंकि 2003-4 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर काफी कमजोर थी। उसने अपना अलायंस मायावती से तोड़ा था, उसके बाद मुलायम सिंह यादव के साथ उसका अलायंस हुआ था और उसके बाद उसकी उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें कम हो गई थी। सरकार, संगठन और आरएसएस के बीच में समन्वय नहीं था। अशोक सिंघल जी के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया था उससे काफी इनके कोर कार्डर्स खुश नहीं थे। इसीलिए 2004-3-4 के अंदर बीजेपी का इंडिया शाइनिंग मूवमेंट जो है वो उसको नहीं चुनाव जिता पाया। तो क्या एक्चुअली ऐसा इंडिया अलायंस के साथ हो रहा है? विच मीन्स व्हाट हैपेंड टू द इंडिया शाइनिंग कैंपेन ऑफ एनडीए इन 2004 is that the campaign which will happen to UPA, rebranded UPA in 2024? दोनों दिखने में तो अच्छे कैंपेन थे पर दोनों कोर पॉलिटिकल क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर रहे थे। और दोस्तों फिर आप पूछ रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, कुछ कोट अनकोट पत्रकार हैं जो इस वक्त इतने नाखुश हैं, वो क्यों ये कह रहे हैं कि भाई माइनॉरिटीज खतरे में, मुस्लिम्स खतरे में? मैं एक वीडियो के साथ ये आपको छोड़ना चाहता हूं जो मैंने इफ्कार मोहम्मद के साथ बात की थी। मैं अपने ऑफिस में जा रहा था और मैंने ओला उबर कैब को लिया था और उस रेंटल कैब को लेने के बाद मैंने उनसे बात करी। इसको आप देखिएगा और इससे आप भी अगर अपने आसपास बात करेंगे तो आपको भी यही सवाल का जवाब मिलेगा और आपको एक ही सेंटिमेंट मिलेगा, भाई जितने साथ में लोग हो जाएं, क्योंकि ये कोर इनके पास में क्रेडिबल लीडर नहीं है। इसीलिए सेंटिमेंट इस वक्त ये है, आएगा तो मोदी ही। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो अभी मैं अपने घर से इस वक्त अपने ऑफिस की तरफ आया हूँ और मेरे साथ इकरार मोहम्मद जी हैं। इकरार मोहम्मद जी, इस बार 2024 में क्या लग रहा है आपको? 2024 में सर जहाँ तक है वो मोदी जी जीतेंगे। बाकी कांग्रेस में तो ऐसा कोई नेता है नहीं। भाई राहुल गांधी को तो रीब्रांड कर रहा है कांग्रेस ने। कॉन्फ्रेंस नहीं है उनको, नहीं इसके बारे में नहीं। बाकी जहाँ तक चांसेस हैं मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको मोदी जी जीतेंगे? मोदी जी इसलिए कि ज्यादा हर जगह मोदी जी की सरकार है, मोदी जी भी साल में प्राइम मिनिस्टर है। और दूसरा जहाँ तक चांसेस है मोदी जी के ही है। अच्छा, तो ये सब लोग विपक्ष वाले साथ में गठबंधन कर रहे हैं, इससे मोदी जी को नुकसान नहीं होगा? हाँ, वो तो हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो आप जैसे इतनी गाड़ी चलाते हो तो ज्यादा लोग क्या मोदी की बात करते हैं कि इसकी कांग्रेस की, आम आदमी की, इन सब की करते हैं? मोदी जी की बात करते हैं, कांग्रेस की करते हैं, लेकिन वो तो दिल्ली है, दिल्ली स्टेट की है गवर्नमेंट। तो मतलब आप लोग को भी, आपको मतलब ज्यादा, अगर 10 में से कितने मोदी की बात करते होंगे? 10 में तो मान लो सर 8-7 लोग तो करते ही हैं मोदी। करते हैं। ठीक, थैंक यू।